लास्ट जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो शुरू होने वाली है, और इस एग्जाम्स में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जो सब्जेक्ट के दीदीज को लगता है कि हाँ ये चीजों को बच्चों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इन टॉपिक्स के लिए पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों की मदद कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है। ऑलराइट, तो हम अपने इस पर्टिकुलर मीटिंग की स्टार्ट में मैं पहले अपने सब्जेक्ट से शुरू करूंगी। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ ग्रेड 3 में, और ग्रेड 3 के मैथ्स में आपने सिलेबस, कितने लोगों ने सिलेबस देखा है, टाइम टेबल देखा है? प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यस। अगर आपने देखा है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप नो लिखेंगे। दीदी मैंने देख लिया। हम चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, रक्षित, तेजल, रौनक, गणेश, ओके, रोशनी ने नहीं देखा है, ओके, रिया सिलेबस नहीं देखा है, ऑलराइट, सार्थक, अनिकेत, आरुषि, come on everyone, we are 32 here. I want 30 responses in the chat box. 30 लोगों के रेस्पॉन्स चाहिए दीदी को अभी। ऑलराइट, तो मोस्टली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हमारे टाइम टेबल को देखा है और सिलेबस पे भी गो थ्रू किया है कि सिलेबस में क्या आने वाला है पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, तो अभी हम चाहते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के टॉपिक में जो सिलेबस में दिया गया है, तो उसमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के कुछ टॉपिक्स और मल्टीप्लिकेशन। उसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स भी कवर किए गए हैं जैसे कि मेजरमेंट है, सिमेट्री है, ये सारे टॉपिक। तो आज के इसमें दीदी बताना चाहेंगी कि हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें से आप बच्चों को इन टॉपिक्स के लिए कैसे हेल्प। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि पेपर में 2 भाग होंगे, एक होगा लिखने वाला जो रिटर्न होगा और एक होगा ओरल पार्ट। जब भी आपके साथ हम पेपर शेयर करेंगे ये दोनों पार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा, ओरल पार्ट और रिटर्न पार्ट। अब कई बारी हम देखते हैं कि बच्चे ओरल पार्ट नहीं करते हैं और रिटर्न पार्ट करते हैं, या रिटर्न करते हैं ओरल नहीं करते हैं, दोनों में से एक करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो शेयर करते हैं हमारे साथ। दीदी यस, पेपर क्या ऑनलाइन होएगा? हाँ पेपर ऑनलाइन ही होगा। हम जैसे हमेशा से लेते आ रहे हैं, मतलब इन 1-1.5 सालों में हम जूम पे कनेक्ट होंगे, पेपर आपको डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन पे और आपको सॉल्व करके हमें पर्सनली भेजना होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। दीदी ओरल स्कूल में होगा? कुछ बच्चों के ओरल होंगे स्कूल में, कुछ बच्चों को स्कूल में ले लिया जाएगा जो बच्चे स्कूल में आते हैं, और बाकी बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे हैं किसी कारण से तो उनके हम व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, वो आपको कंप्लीट करना। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है उसमें हमने देखा है कि कई बच्चे सिंपल जो एडिशन है वो तो कर लेते हैं, पर जहाँ पे उन्हें कैरी फॉरवर्ड होता है वहां पे वो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उन्हें, जहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ मैथ्स में आपके साथ जितने भी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में हमारे जितने भी सम्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं, अगर वो भी एक्सरसाइजेस को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं तो वो आपके बच्चों को हेल्पफुल होगा वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सम्स करने। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, आप प्लीज टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कीजिए, टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कीजिए, बच्चों को एक नोटबुक में क्वेश्चंस लिख के दे दीजिए ताकि वो सॉल्व करके आपसे बस आपके पास करेक्ट करने के लिए, या वो खुद भी चेक कर सकते हैं बात। तो इस तरीके से आप उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रैक्टिस करवाइए। कैन आई यूज द व्हाइट बोर्ड? नो। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्हें सबसे पहले आना चाहिए टेबल। अब काफी समय से हम उन्हें बोलते आ रहे हैं कि आपको टेबल्स लिखने हैं और लर्न करने हैं, लिखना है और लर्न करना, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर अभी भी आपके बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने
12, 13, 15 तक के टेबल्स लर्न कर लिए हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो अभी तक नहीं कर पाए। तो मैं चाहूंगी अभी भी हो गया। कुछ यस अभी भी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो हम चाहेंगे कि इन समय में आप यूटिलाइज कीजिए बच्चों के साथ बैठ के और उन्हें एटलीस्ट 10 तक के टेबल्स को लर्न करने में हेल्प कीजिए, ताकि वो 2 डिजिट और 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करने में उन्हें आसानी हो। अगर उन्हें 10 तक के टेबल्स आते हैं तो वो इजीली मल्टीप्लिकेशन कर पाए। तो प्लीज ये जो अभी समय है उसमें आप अगर उन्हें रोज एक एक टेबल भी देते हैं लर्न करके लिखने के लिए, तो वो अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के सम्स कर पाएंगे। और साथ ही वो सम्स के साथ साथ उन्हें समझ में आएगा कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, और अगर टेबल्स इजीली आ रहे हैं तो वो अपने आप मल्टीप्लिकेशन के सम्स कर लेंगे। ठीक है, सारा दीदी, कैन यू मेक मी अ होस्ट? Yes, Didi, 1 minute. I have made you the host. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके, अभी आपको मेरी व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रही होगी? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज मुझे थम्स अप दिखा दीजिए। मुझे Thank दिखाई you. दे रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं, ये तो हमारे जो मेन ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो मेन प्रॉब्लम हमने जो नोटिस की है लंबे समय से बच्चों में, वो है जब वो स्टोरी प्रॉब्लम करते हैं या वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम करते समय हम जो टेक्निक या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं वो है राइज स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये राइज स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ये बच्चों को भी अच्छी तरीके से पता है। जहां पे आर होता है रीड, आई होता है इलस्ट्रेट, सी होता है कंप्यूट और ई होता है एक्सप्लेन। तो ये हमारी राइज स्ट्रैटेजी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है राइज। ठीक है, तो जब हम ये राइज स्ट्रैटेजी करते हैं तो ये राइज स्ट्रैटेजी क्यों है? अगर मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर हमारे पास वर्ड स्टोरी प्रॉब्लम है, जैसे कि राम हैज 354 chocolates, 354 pencils. Okay, please stop using. All right, I will clear your. All right, so Ram has 354 pencils and he bought 235 more pencils. How many pencils in all? ठीक है, ये हमारा स्टोरी प्रॉब्लम का प्रश्न है, जहां पे हमें ये फाइंड आउट करना है। एक प्रश्न दिया गया हमें, राम हैज 354 pencils and he bought 235 more pencils. How many pencils in all? तो राइज टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को सिखाना है कि वो इस सम को कैसे करें। ठीक है, तो इस सम को करने के लिए ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर शेयरिंग द आंसर। पर अभी हम म्यूट पे रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी समझें कि हमें बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करानी है स्टोरी प्रॉब्लम की। ठीक है, तो आप बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे सीधे जहां पे भी उनको नंबर दिखाई दे रहा है वो सीधे नंबर लेते हैं 354, और उन्हें समझ में आता है कि वर्ड यहाँ पे दिया है इन ऑल या ऑल टुगेदर, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली इस नंबर को ऐड कर देते हैं और उन्हें आंसर मिल जाता है। वो 235 ये दोनों नंबर को ऐड करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। पर ये हमारा स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम बच्चों से कहेंगे कि हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। अब रीड करने के बाद आप उनसे कहोगे कि अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को अपनी हिंदी में कन्वर्ट कर लो या मराठी में कन्वर्ट कर लो, जो भी लैंग्वेज में उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे कि राम के पास 354 पेंसिल है और उसने 235 और मोर पेंसिल लिए, मतलब उसने और लिया पेंसिल 235, तो अब उसके पास कितने पेंसिल हुए पूरे? तो ये हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया।
इलस्ट्रेट होता है जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया कि राम एक बॉय है एंड राम के पास क्या है, पेंसिल्स हैं। तो उसके पास एक डब्बा है जिसमें उसके पास 354 पेंसिल्स हैं। तो राम के पास 354 पेंसिल है और राम ने जाके बॉट किया, मतलब उसने और खरीदा। और कितने पेंसिल खरीद लिए, राम ने और एक खरीदा जिसमें उसके पास 235 पेंसिल्स हैं। ठीक है, अब हाउ मेनी इन ऑल टुगेदर, तो ये और ये जब दोनों को हम मिला रहे हैं मतलब कि यहाँ पे हमारा एडिशन होने वाला है, हम ऐड करने वाले हैं और ऐड करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। अब ये हमारा इलस्ट्रेशन मतलब हमने ड्रॉ करके सम को समझ लिया। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप पे जहां पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करें। तो हमने 354 को ऐड करना है, 354 प्लस 235, 235। ऑलराइट, अब हम ऐड करेंगे। बच्चों से कहना है कि यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे। जब उन्हें मिलेगा आंसर यहाँ 9, 5 + 3 8 और ये हो गया 5, तो उन्हें मिल गया आंसर 589। अब हमारा लास्ट स्टेप है जहां पे हमने बताना है कि हमारा आंसर क्या मिला है। तो हमें मिला है राम हैज 589 पेंसिल्स इन ऑल। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों को ये पूरी स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है क्योंकि हर एक स्टेप के लिए मार्क्स है। आप किसी भी स्टेप्स को डायरेक्टली नहीं, आप डायरेक्ट आपने ये सेकंड स्टेप छोड़ दिया और आपने सिर्फ ये कैलकुलेशन कर दिया तो ये आपकी स्टोरी प्रॉब्लम को पूरा नहीं करेगी, आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको बच्चों को प्रैक्टिस करते समय कहना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। ठीक है, और ये लास्ट का जो स्टेटमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है कि आपको क्या आंसर मिला है। ऑलराइट, या ये क्लियर है सभी को? आप हमें एक थम्स अप दिखा के बताएंगे कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। थैंक यू आरुषि मम्मा, थैंक यू। ऑल राइट, तो हमने देखा यहाँ तक कि ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको प्रैक्टिस के समय ध्यान देना है और हम इस तरीके से बच्चों से ये सम्स को सॉल्व करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे हमारा मैथ्स का जो मेन आइडिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, यहाँ पे हमारा मैथ्स कंप्लीट होता है। मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी जो आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें, आप बच्चों से वो वर्कशीट सॉल्व कराएंगे घर में और आप बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी सब्जेक्ट की तरफ। सारा दीदी हमें इंग्लिश के बारे में बताएंगे। Thank you, Sarita Didi. Sarita Didi, can you please make me the host again? Yes, I'll make you the host. Done. Thank you, Sarita Didi. Good afternoon to everyone present here. Thank you कि आप लोगों ने अपने दिन में से समय निकाला इस पेरेंट मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। पूनम, प्लीज स्टे ऑन म्यूट चाइल्ड। पूनम, आप अपने आप को म्यूट पे कर दे प्लीज। थैंक यू सो मच। ठीक है, इंग्लिश वैसे तो बच्चों के लिए एक चैलेंज वाली भाषा होती है और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इसे कर रहे हैं। तो यस, 3rd स्टैंडर्ड बहुत मेहनत कर रही है। कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है जो मैं आपके साथ आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना चाहती हूँ। हम ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोगों ने सिलेबस ओपन करके देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। सभी के लिए मैं बता दूं, हमारे इंग्लिश ग्रामर में हम पिछला ग्रामर भी ले रहे हैं जो बच्चों ने साल के स्टार्ट में पढ़ा था। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, ये स्टार्टिंग में पढ़े थे। वर्ब्स बहुत पहले, पंचुएशन, ये सारे टॉपिक्स बच्चों ने साल की शुरुआत में पढ़े थे। हम वो टॉपिक्स भी ले रहे हैं। साथ ही जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सिंगुलर, प्लूरल,
ये सारे टॉपिक्स भी हम करने वाले हैं, कर चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। अब जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे लगा कि थर्ड के बच्चों ने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेस किया है, तो वो है मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल। तो मेन आइडिया जो है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, छोटा सा पैसेज दिया जाएगा जो किसी चीज के बारे में बात करता है। बच्चों को पहचानना है उस पैराग्राफ को रीड करके कि ये पैराग्राफ किस बारे में बोल रहा है। मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करके आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी जिसके साथ आपको समझना आसान हो जाएगा। ओके, यस, वन सेकंड। ऑलराइट, ये लोड हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम गोइंग टू डिसेबल द एनोटेशन, क्योंकि अगर आप एनोटेट करेंगे तो स्क्रीन साफ नहीं नजर आएगी। तो मैं एनोटेशंस डिसेबल करती हूँ। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ये क्लियर कर देती हूँ और स्पॉटलाइट ऑन कर देती हूँ। ठीक है, मेन आइडिया कुछ इस तरह नजर आने वाला एक पैराग्राफ होता है। एक छोटा सा पैराग्राफ 4 से 6 लाइन का होगा। हम हमारे बच्चों के लिए थोड़े से शुरू करने वाले हैं। एक 4 से 6 लाइन का पैराग्राफ दिया जाएगा जो किसी चीज के बारे में बात कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, जॉन लव्स टू गो रनिंग। एक सेकेंड, जी, जॉन लव्स टू गो रनिंग एवरी मॉर्निंग। जॉन को रनिंग पर जाना एवरी मॉर्निंग अच्छा लगता है, पसंद है, लव करता है, उसे पसंद है। रनिंग मेक्स हिम फील गुड। दौड़ना उसे अच्छा महसूस करवाता है। ही इज ट्रेनिंग टू बी अ प्रोफेशनल रनर। वो एक प्रोफेशनल रनर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। His dream is to be in Olympics when he grows up. उसका सपना है कि वो बन जाए ओलंपिक्स में खेलने लायक, वो ओलंपिक्स में खेले जब वो बड़ा होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारा है, ये जो पूरा पैसेज है, किसी एक चीज के बारे में ही थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देकर बात कर रहा है। इसीलिए हम बच्चों से इस तरह का एक पैराग्राफ देकर पूछना चाहेंगे कि इस चीज का मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया का मतलब होता है किस बारे में बात हो रही है, कौन टॉपिक है इस बात का। जी, तेजल, आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे? यस, तेजल, आप बताना चाहेंगे कि ये पैसेज जो है, ये किस चीज का मेन आइडिया है? यस मेन दीदी। आइडिया क्या है तेजल? दीदी मेन आइडिया जो है, जॉन लव्स टू रनिंग। ओके, थैंक यू सो मच तेजल। जॉन लव्स टू गो टू रनिंग। ओके, है ना, ये हमारा। दीदी मैं प्रणव बात कर रहा था, तेजल ने आपने मुझे आई एम सो अनम्यूट किया सॉरी, था। आई एम सो सॉरी, थैंक यू प्रणव जाधव। मेन आइडिया जो होता है उसे ढूंढने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। ये हर पैराग्राफ पे काम करती हैं, कभी कभी करती हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं। पर ये ट्रिक्स हाथ से हो तो हमें याद रहे, तो हमें आसानी से ढूंढना, हमें मेन आइडिया ढूंढना आसान हो जाएगा। कभी कभी मेन आइडिया हमारा टाइटल होता है। इस पैराग्राफ में टाइटल नहीं दिया है, पर कुछ कुछ पैराग्राफ में ऊपर का जो टाइटल होता है, हेडिंग होती है, वो भी हमारा मेन आइडिया बन सकता है। अगर कोई लाइन बहुत बार रिपीट होती है, दूसरा क्लू, जब कोई लाइन बहुत बार रिपीट होती है तो वो भी आपका मेन आइडिया बन सकता है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको उसको रीड करके समझना है कि ये कौन से चीज के बारे में ज्यादातर बात कर रहा है। कि जॉन और उसको रन करना पसंद है, तो आपका मेन आइडिया आप इस तरह लिख सकते हैं। जॉन लव्स रनिंग, ये आपका मेन आइडिया हो जाएगा कि जॉन को रनिंग पसंद है। अब आते हैं इस टॉपिक के दूसरे भाग पर, राइटिंग टू सपोर्टिंग डिटेल्स। अब आपने कह दिया कि जॉन लव्स रनिंग, पर कैसे पता चला कि जॉन को ही रनिंग पसंद है और चेतना को नहीं, या रोशनी को नहीं, कैसे पता चला? तो हमें इस पैराग्राफ में से एविडेंसेस देने होते हैं, यानी सबूत देने होते हैं। सबूत वो लाइंस या वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी हमें पैराग्राफ में पाए जाते हैं, और उन्हें हम निकाल कर नीचे लिखते हैं कि भाई इन इन लाइन से या इन इन शब्दों से हमें पता चला कि बात जो है रनिंग
की हो रही है या जॉन को रनिंग पसंद है, इस बारे में बात हो रही है। हम एक नजर देख सकते हैं। अनिकेत, आप बताना चाहेंगे कि हमारा फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल क्या हो सकता है? अनिकेत, दीदी अनिकेत, यस, आप बताना चाहेंगे बेटा? फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल ढूंढ रहे हैं हम बेटा। क्या पूछ रहे थे? अनिकेत, आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या पूछ रहे टीचर? जी, मैं पूछ रही हूँ आपको फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल देना है इस पैराग्राफ में से। ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि जॉन को रनिंग पसंद है? क्या एविडेंस है, क्या सबूत है हमारे पास? दीदी रनिंग एवरी तो वो मॉर्निंग रनिंग। ठीक है, जॉन लव्स टू गो रनिंग एवरी मॉर्निंग, पहली लाइन कि वो रनिंग रोज आना जाता है, तो हम कह सकते हैं उसे पसंद है। हम और भी एक ऑप्शन देख सकते हैं। रिया पाटिल ने हैंड रेज किया है। यस रिया बेटा, बोलिए। थैंक यू अनिकेत। दीदी he is training to be a professional runner. ओके, तो ये जो लाइन है यहाँ पर जिसपे दीदी ने रेड डॉट लगाया है, स्पॉटलाइट लगा रखा है, ही इज ट्रेनिंग टू बी अ प्रोफेशनल रनर, ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन भी हमारा एक एविडेंस बन सकती है। तो हम उसे भी लिख सकते हैं, ही इज ट्रेनिंग टू बी अ प्रोफेशनल रनर। ठीक है, हमने ये लाइन ले लिया हमारा पहला एविडेंस बनाकर। अब हमें एक और एक एविडेंस चाहिए। कौन बताना चाहेगा दूसरा एविडेंस? यस, आई कैन सी, वन सेकेंड, सोनाक्षी ने हैंड रेज किया है। यस यस प्रणव, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, वी विल गेट समबडी एल्स अ चांस। बहुत एक्साइटेड है प्रणव। यस, वन सेकेंड, सोनाक्षी आपका टर्न है, आप बोलना चाहेंगे बेटा। सेकंड एविडेंस क्या है हमारे पास, दूसरा क्या सबूत है हमारे पास? His dream is to be in Olympics when he grows up. वेरी गुड, थैंक यू सो मच सोनाक्षी। दूसरा सबूत जो है वो ये भी हो सकता है, हिज ड्रीम इज टू बी इन ओलंपिक्स व्हेन ही ग्रोज अप। तो ये लाइन भी हमारा दूसरा सबूत बन सकती है। अगर आपको ये दोनों भी ना लिखना हो, कोई छोटी लाइन लिखना हो, तो अब जो ऊपर दिया हुआ लाइन है, रनिंग मेक्स हिम फील गुड, अब ये लाइन भी ले सकती हैं। आपको एविडेंस यानी कि सबूत पैराग्राफ से ढूंढ के ही देनी है। कभी कभी वो पूरा सेंटेंस होता है, कभी कभी छोटे वर्ड्स भी हो सकते हैं, दोनों भी आप लिख सकते हैं। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं, हिज ड्रीम इज टू, oh so sorry, his dream is to be in Olympics when he grows up। ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा एविडेंस के लिए। ठीक है, इस तरह हमारा मेन आइडिया बन जाता है जिसे हम ढूंढ के निकालते हैं, और उसी को सपोर्ट करने के लिए हम दो सबूत, दो एविडेंसेस, दो सपोर्टिंग डिटेल्स भी उसी पैसेज में से ढूंढ के निकालते हैं। ये हमारा एक टॉपिक है जहाँ पे मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस दे रखे हैं, मैं आपके साथ मेन आइडिया के थोड़े वर्कशीट्स भी आज शाम तक शेयर करूँगी, आप उनके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दूसरा टॉपिक जो मुझे लगता है बच्चे थोड़ा और समय लेते हैं करने के लिए, वो है स्टोरी राइटिंग। हमने स्टोरी राइटिंग सिखाने के लिए बच्चों के साथ ये एक स्टोरी कॉन्सेप्ट मैप शेयर किया है, जिसमें बच्चे अपने मन के चॉइस के हिसाब से स्टोरी बनाते हैं। अब स्टोरी बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर हमें नहीं पता कि हमें कैसे बनाना है, कहाँ शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। इस कारण हम ये स्टोरी मैप का एक कॉन्सेप्ट मैप है जो हम यूज करते हैं स्टोरी शुरुआत करने के लिए। हम स्टोरी शुरुआत में यहाँ पर हमारे कैरेक्टर यानी किरदारों को इनाम लिख सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5 कितने भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। हम लेते हैं टिया और उसकी कैट किटी।
ठीक है, टिया और किटी दो किरदार हैं हमारे, कैरेक्टर्स हैं हमारे। अब ये कहाँ है? जब हम सेटिंग की बात करते हैं तो ये लोकेशन और समय दोनों पूछते हैं। तो हम सेटिंग में कह सकते हैं कि वो इन द हाउस है, यानी कि वो घर में है, और किस वक्त है, दिन के कौन से समय पे है, संडे है, सैटरडे है, मंडे है, इवनिंग है, मॉर्निंग है। तो हम ले लेते हैं इन द इवनिंग, कि शाम के समय टिया और किटी शाम के समय घर में है। यह आपका कैरेक्टर बनता है और सेटिंग बनता है। अब कैरेक्टर और सेटिंग के बाद कहानी आगे बढ़नी चाहिए, तो हमें इंट्रोड्यूस करना होता है उनके साथ एक प्रॉब्लम, एक परेशानी जो ये हमारे कैरेक्टर अपनी सेटिंग में फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो घर में लॉक हो गए हैं, हो सकता है कि वो खो गए हैं, हो सकता है एक छोटी सी बात जैसे उन्हें भूख लगी और घर में कुछ खाने नहीं मिल रहा हो। छोटी छोटी बातें जो हमारे आसपास होती है, ये भी आपके स्टोरी के एक छोटे छोटे पार्ट के हिसाब से एक बड़ी स्टोरी बनाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम यह प्रॉब्लम दे सकते हैं कि वो दोनों हंग्री है, दोनों को बहुत भूख लगी है, ठीक है, और खाने के लिए कुछ नहीं है, दे आर हंग्री। जी तभी भी दिखाया था, होमवर्क दिया था Okay. तेरी टीचर ने, आपको खुद से एक स्टोरी बनानी है। ओके ओके, किसी ने तंदूरी खाया था। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट कि आपने तंदूरी खाया था। ऑल राइट, ओके। इन द हाउस इन द इवनिंग, हमारी जो कैरेक्टर है टिया और किटी घर में है, और इन द इवनिंग है, शाम में है। वो दोनों भूखी हैं, और वो लड़का कुछ बड़ा होकर क्या बनाता, और उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, ठीक है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? हर परेशानी का एक हल होता है, एक एंड होता है, एक सोल्यूशन होता है। यहाँ पर आप एंड फनी भी कर सकते हैं, आप हैप्पी एंड कर सकते हैं, यहाँ सैड एंड कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप अपनी स्टोरी को एंड कर सकते हैं। यस, अनिकेत आपने रेज किया है हैंड, बोलिए बेटा। दीदी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है अनिकेत, मैं नॉट एबल टू हियर यू बेटा। यस बेटा। दीदी जी आई आवाज? जी आ रही है बेटा, बोलिए। उन लोग डिनर करते रहते हैं, तो एक माउस आता है, पीछे कैट रहती है, तो सारा खाना वो गिरा के चली जाती है। हाँ, अब अनिकेत बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया बेटा। अनिकेत ने हमें एग्जांपल दिया है कि कैसे हमारी स्टोरी सैड एंड हो सकती है। सो हम कह सकते हैं कि एक ओके, हमारी जो कैट है, ठीक है, उसके सामने एक चूहा आता है, तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन के लिए, किटी फाउंड अ रैट, she dropped the food, किटी ने एक कैट को ढूंढा, इसी चक्कर में उसने फूड गिरा दिया, एंड दे वर लेफ्ट हंग्री, ठीक है, और इसी कारण वो भूखे रह गए। इस तरह आपने एक स्टोरी का कैरेक्टर बनाया, फिर सेटिंग बनाई, उसमें आपने जगह और समय दोनों बताने हैं, दोनों बताया आपने, फिर उनको एक प्रॉब्लम दिया और एक सोल्यूशन दे दिया। अब ये जो स्टोरी है, ये अभी तो आपने सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट बनाया है, रफ वर्क किया है आपने। इसका फाइनल वर्क अगले सेक्शन में करना होता है, यानी कि पैराग्राफ में लिखना होता है। ओके, तो यहाँ जब आप अगले पैराग्राफ में आएंगे तो आपकी पिछली लिखी हुई स्टोरी को ही आपको कॉपी करना है, अगले पैराग्राफ में लिखना है, मगर इस बार यहाँ पर कॉपी करने के बाद आप उसको टाइटल दोगे। टाइटल आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, टिया एंड किटी, या फिर हंग्री नाइट, आप कुछ भी टाइटल बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। टाइटल लिखना जरूरी है क्योंकि टाइटल के मार्क्स होंगे। जी दीदी टाइटल हंग्री फैमिली लिख सकते हो, वेरी गुड। आप कुछ भी आप अपने मर्जी से उस टाइटल से, उस स्टोरी से, टिया एंड किटिया हंग्री, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप उसकी स्टोरी बनाकर टाइटल लिखेंगे और उसकी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ जब आप लिखने वाले हो,
यस, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। आपने जो यहाँ पे कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन लिया है, उसी को अच्छे से लिखते हुए, एक लाइन में, सेंटेंस में लिखते हुए आपको नहीं नीचे के इसमें पैराग्राफ में बनाना है और टाइटल देना है। इसी तरह आपका स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। जी रौनक दीदी, जी। हम लोग ने ये वाला सीखा था ना क्लास में, ये मुझे आता है। जी बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोगों की समझ आ गया है। आप जूम थम्स अप दिखाएं तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ गया है। प्लीज शो मी जूम थम्स। आप जूम थम्स दिखाइए। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो मुझे आपकी शायद मेरे कैमरा के सामने थम्स जो है वो नजर ना आए, तो आप प्लीज जूम थम्स दिखाइए। थैंक यू सो मच, सो मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट सो वेल। आई एम सो हैप्पी कि आप सबके समझ आया है। अब मैं उम्मीद लगा रही हूँ कि आप सब लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपको शाम तक या फिर कल तक इसके वर्कशीट्स आएंगे एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज आप अपने मन से हैप्पी स्टोरी, सैड स्टोरी, फनी स्टोरी बना बना के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्टोरी अच्छी अच्छी बनती जाए। आप चाहिए तो स्ट्रेची सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो बेटा। अभी किसी को कोई पेरेंट दीदी, ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी कारण बाद में अगर आपको कुछ पूछना है, आप हमें मुझे पर्सनल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या मैसेज टाइप करके भी पूछ सकती हैं। ओके ओके दीदी। ओके दीदी हम कुछ भी लिख सकते हैं ना स्टोरी में? स्टोरी में आप कितने भी कैरेक्टर, कितनी अच्छी भी सेटिंग, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं सकते हो, अच्छे से वाले हैं। आपके साथ टाइम टेबल और सिलेबस शेयर किया है। आप प्लीज अनाउंसमेंट ग्रुप में चेक कीजिए, आपको दीदी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जगदीश दीदी ने कहा नोटिस ग्रुप में आपका टाइम टेबल और सिलेबस सेंड किया है, आप प्लीज वहां पर ओपन करके देखें। आपको वहां नहीं मिले तो आप दीदी को पर्सनल नंबर पे, यानी सारा दीदी को पर्सनल नंबर पे पूछिए, मैं आपको वापस कॉल कर सकती हूँ। आप अनाउंसमेंट ग्रुप में चेक कीजिए, वहीं पर है वो, ठीक है। ओके ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गया है। वी कैन नाउ से बाय टू एवरीवन। लेट्स से बाय चिल्ड्रन। सिंगल हैंड बाय everyone. Thank you parents. Thank you Sarita Didi for joining. Thank you everyone for joining with us. Thank you so much. All the best everyone. Thank you. Thank you.